Hello everyone, welcome back to my channel. Now we are going to solve a question paper of DSA, Data Science. Okay, now our first question here is explain how the unstructured data is transformed into a format suitable for machine learning models, summarize the importance of legal classification in the context of grievance redressal, how TF and IDF or the word embeddings can be used to extract the features from the complaint text. अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होंगे जिसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमें ये पता है कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है जो कि एक फॉर्मेट में प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं फॉर्म होता है। जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया, कंप्लेंट हो गया, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन पर काम करना और इनको एनालाइज़ करना एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि ये हमारे टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स में फिट नहीं होते हैं। तो इन पे टेक्स्ट प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स अप्लाई करना होता है ताकि हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। नाउ की स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू फॉर्मेट। अब हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉर्मेट सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मशीन लर्निंग की टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है, तो उसमें हम पहले तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं और उसमें से नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं। कॉमन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स इंक्लूड, अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है लोअर केसिंग, टोकनाइजेशन, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग, रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, फीचर एक्सट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। TF-IDF यानी यहाँ पे हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं इसका, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि हमारे वर्ड की इम्पोर्टेंस के इवैल्यूएशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। And a document related to a collection of the documents if it helps to identify words that are important for distinguishing one document from the other. तो ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिया है। अब टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड अपीयर्स इन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ बार एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी यही होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स एनीथिंग अकर्स रिपीटेटिवली। सो टर्म फ्रीक्वेंसी हियर द वर्ड appears in a document how many times. Inverse document frequency क्या होता है? Measures how common a rare word is across all document, यानी कि एक rare word कितनी बार हमारे सारे documents में आ रहा है। If a word appears in many document, अगर वो word बहुत सारे documents में है, it's considered less important for classification purpose, तो वो कम इम्पोर्टेंस हम उसको देंगे ताकि हम उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, क्योंकि वो रेयर ही नहीं है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ। अब TF-IDF स्कोर क्या होता है? Combines TF and IDF to assign a weight to each word, highlighting the terms that are frequent in one document but rare across the all document. ठीक है, अब इसका कंप्लेंट क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर हम कंप्लेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो लाइक थेफ्ट, फ्रॉड माइट हैव अ हाई TF-IDF स्कोर। इनका एक बहुत ज़्यादा TF-IDF स्कोर हो सकता है बिकॉज दे आर ऑफन यूनिक टू स्पेसिफिक कंप्लेंट, क्योंकि बहुत हमेशा स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के ये यूनिक होते हैं और इनके तो बतौर हम कंप्लेंट क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आता है हमारा वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग क्या होता है? Dense vector representation of word, where similar words are placed closer together in the vector space. Word embedding like what do we see glow, fast text, capture semantic meaning and relationship between words would have similar embeddings. Okay. Unlike TF-IDF, which only captures the frequency of words, word embeddings provide a richer representation by encoding contextual meaning. They are particularly useful for capturing relationship between the words and can improve the performance for tasks like the complaint classification. Okay, ये TF-IDF से थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि TF-IDF सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करता है, बट वर्ड एम्बेडिंग जो होता है
प्रोवाइड अ रिचर रिप्रेजेंटेशन बाय एनकोडिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को इनकोड करके वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। वो ज़्यादातर वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप कैप्चर करने के लिए यूज़फुल होता है और इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकता है। परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकता है। लाइक कंप्लेंट क्लासिफिकेशन। Now, importance of legal classification in the context of grievance redressal. ग्रीवेंस रिड्रेसल के कंटेक्स्ट में लीगल क्लासिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? तो लीगल क्लासिफिकेशन एक क्रूशल रोल प्ले करता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में, स्पेशली तब जब हमारा लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट बॉडीज है या सर्विस प्रोवाइडर है हु नीड टू एड्रेस द कंप्लेंट क्विकली, जिनको बहुत जल्दी कंप्लेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है और सही तरीके से। By automatically classifying complaints into prepared legal sections like IPC or IBNS, system can streamline the processing and resolution of the grievances. की बेनिफिट क्या है इसके? बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा ऑटोमेटेड हैंडलिंग, यानी कि यहाँ पे हम ऑटोमेटिंग हैंडलिंग ऑटोमेटिकली हमारी कंप्लेंट्स को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि लीगल क्लासिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि कंप्लेंट जो है वो कैटेगराइज हुआ है प्री डिफाइंड लीगल रूल्स और प्रेसिडेंट्स के बेसिस पर या नहीं, तो इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है उसमें। Efficient resource allocation by classifying the complaints based on their severity and relevance to specific legal sections. Organizations can route them to appropriate departments or authorities, like fraud cases to law enforcement and customer complaints to customer support. कस्टमर सपोर्ट के लिए कस्टमर कंप्लेंट्स और फ्रॉड केसेस के लिए लॉ एनफोर्समेंट। कस्टमर सपोर्ट के लिए कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फ्रॉड केसेस टू लॉ एनफोर्समेंट। ओके, नाउ फास्टर रिजोल्यूशन, चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, हम प्रॉपर इंसाइट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे हाई वॉल्यूम फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट जो होती है, जो कि हमारी पॉलिसी चेंजेस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के लिए और ये सारी चीज़ों को हमको इन्फॉर्म करती है। अगर हम टी एफ आई डी एफ एंड वर्ड एम्बेडिंग टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द कंप्लेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, तब क्या है होता है? टी एफ आई डी एफ करते हैं तो जैसे कि extract the important words that appear frequently in a specific, इसमें हम वही करते हैं जो frequently appeared word आते हैं उनको extract कर लेते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाता है हमारा। यूसेज इन लीगल क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। वर्ड एम्बेडिंग का कहाँ यूज़ होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन में। यूसेज इन लीगल क्लासिफिकेशन में। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन अब यहाँ पे हमको एक टेबल फिल करनी है जिसमें हमको सिर्फ किसी स्टेज के ऑब्जेक्टिव, उसके की डिटेल्स, उसका टास्क एंड टूल्स एंड लाइब्रेरीज बताना है कि हम किस टाइप के टूल्स एंड लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उस स्टेज पर। तो what with a reference to the life cycle of a data science project, complete the data. Then what we going to do? Stage. Define the problem. ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें? आइडेंटिफाई एंड फ्रेम द प्रॉब्लम। उस फ्रेम और उसको आइडेंटिफाई करना। अंडरस्टैंड गोल, कॉन्स्टेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास में डिटेल्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। टूल्स क्या होना चाहिए ना, इसमें कोई वो नहीं है, डिस्कशन स्टेज है ये। अब डेटा कलेक्शन के लिए गैदर रिलेवेंट डेटा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस पर प्रॉपर डेटा को इकट्ठा करें। फिर की डिटेल्स और टास्क क्या करना है इसमें, हमको एपीआई से डेटा, डेटाबेसेस से डेटा, वेब स्क्रैपिंग से डेटा कलेक्ट करना है। इसके लिए टूल्स होती है एसक्यूएल, पाइथन, रिक्वेस्ट, पांडास। डेटा एक्सप्लोरेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे क्लीन एंड एक्सप्लोर द डेटा, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स एंड नॉर्मलाइज डेटा, पांडास, numpy एंड मैटप्लॉटलिब। फीचर इंजीनियरिंग के लिए एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल फीचर्स,
क्रिएट न्यू फीचर्स, सिलेक्ट रिलेवेंट फीचर्स, एसके लर्न और फीचर टूल्स लगेंगे। मॉडल सिलेक्शन के लिए हमारे पास टूल्स क्या है, इसमें हमको मॉडल को ट्रेन करना रहता है और चूज़ करना रहता है। तो उसके लिए हमको मशीन लर्निंग मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एसके लर्न, टेंसरफ्लो, पाईटॉक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मॉडल एवेल्यूएशन के लिए एसके लर्न, मैट्रिक्स मॉडल ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मॉडल डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेट द मॉडल इनटू प्रोडक्शन, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, डॉकर। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए जिसमें हम टास्क परफॉर्मेंस करते हैं रियल टाइम में, उसके लिए ग्राफामा और प्रोमेथ्यूस। और कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे शेयर्स, रिजल्ट एंड इंसाइट्स करना होता है यहाँ पे, जिसका आता है टेब्यूलो, पावर बीआई एंड मैटप्लॉटलिब। फाइनली जो रिजल्ट हम शो करते हैं उससे। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ text mining in automating the grievance redressal system. List the key steps involved in pre-processing unstructured text data. फिर हमारा यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्स्ट माइनिंग ऑटोमेटिंग ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम में क्या काम आता है, क्या रोल होता है उसका, एंड लिस्ट द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्री प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब टेक्स्ट माइनिंग का वही रोल होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम टेक्स्ट एनालिटिक्स भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम में। इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। This enables organization to process the categorize, prioritize, and resolve grievances more efficiently, reducing the manual intervention and ensuring the faster response times. अब क्या क्या मेन रोल होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। ऑटोमेटेड कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्लेंट, नेक्स्ट चीज आती है हमारी सेंटिमेंट एनालिसिस, फिर आता है हमारा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन जहाँ पे हम एंटिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, हम पर्टिकुलर कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कौन सा हमारे लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट माइनिंग के लिए क्लासिफिकेशन वर्ड होगा। ट्रेंड एनालिसिस, उस चीज़ का ट्रेंड क्या है हम वहाँ पे ये पढ़ेंगे। की स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्री प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। प्री प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है पढ़ चुके हैं ये भी। टेक्स्ट क्लीनिंग जिसमें लोअर केसिंग और स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करना, जैसे पंक्चुएशंस हो गया, लाइक कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया। नंबर्स को रिमूव करना यहाँ पर। टोकनाइजेशन आती है नेक्स्ट स्टेप। टोकनाइजेशन में हम टोकनाइजेशन में क्या होता है, वर्ड टोकनाइजेशन, जिसमें हम द टेक्स्ट को एक इंडिविजुअल वर्ड्स में स्प्लिट कर देते हैं, जैसे हमारा टोकन्स, जिसको हम टोकन्स कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल है द थीव स्टॉल माई वॉलेट, तो इसका इस सेंटेंस का हर एक वर्ड एक टोकन हो जाएगा, तो उसको हम स्प्लिट कर देंगे अलग अलग। सेंटेंस की टोकनाइजेशन करना। और नेक्स्ट चीज आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल, यानी कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, लाइक ये हमारे किसी काम के नहीं होंगे उस प्रोसेस में, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर आता है लेमेटाइजेशन एंड स्टैमिंग। लेमेटाइजेशन और स्टैमिंग भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेमेटाइजेशन में हम ये करते हैं कि हमारे जो भी वर्ड है उनको हम बेस वर्ड और रूट वर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे रनिंग हो गया, रन में रनिंग, रेन, जो भी इनके फॉर्म्स हैं उनको सब हम ट्रीट करेंगे एज अ रन। स्टैमिंग में हम ये होता है कि लेमेटाइजेशन स्टैमिंग में हम ये करते हैं सिमिलर टू द लेमेटाइजेशन बट मोर अग्रेसिव। फॉर एग्जांपल रनिंग, रनर एंड रन माइट और भी रिड्यूस इन रन। ये थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा होता है, इसमें हर एक वर्ड, जैसे रनिंग हो गया, रनर हो गया, रन हो गया, सब हम कंसीडर करेंगे एज रन। स्टैमिंग स्टेमिंग भी लेमेटाइजेशन के सिमिलर ही होता है, पर ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इसमें हर एक वर्ड को हम रिड्यूस कर देते हैं, जैसे रनिंग हो गया, रनर हो गया, रन हो गया, सबको रिड्यूस कर देंगे रन में। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, पीओएस टैगिंग होती है अब यहाँ पे, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और उनको हर एक वर्ड को टैग देती है उसके अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे नाउन हो गया, वर्ब, कोई वर्ड है नाउन तो उसको नाउन के टैग देगी, कोई वर्ड है वर्ब तो उसको वर्ब का टैग मिलेगा। ये सब टैगिंग का काम पीओएस टैगिंग में होता है।
नाउ नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, यहाँ पे एंटिटी का नेम आता है, जैसे किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है, टाइम है, डेट है, कुछ भी है तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होता है। ये हमारा फाइनल हो गया टेक्स्ट माइनिंग में क्या क्या स्टेप्स होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और हाउ द बेस्ट फिट लाइन इज डिटरमाइंड एंड राइट द एल्गोरिथम फॉर लीनियर रिग्रेशन फॉर गिवन इनपुट डेटा 1 6 कॉमा y। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम वो होता है, जैसे कि हम यहाँ अगर पढ़ते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो एक सिंपल और यूजफुल टूल होता है फॉर प्रिडिक्टिंग अ क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स। और इसमें हम क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल्स x1 x2 आउटपुट वेरिएबल y टेक्स इज अ फॉर्म, जैसे y इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन x1 प्लस डैश बीटा p xp प्लस e। यहाँ पर बीटा ज़ीरो बीटा पी ये क्या है, अननोन कोफिशिएंट्स है, पैरामीटर्स है, विच वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। द बेस्ट कोफिशिएंट विल लीड टू एज द, और सबसे जो बेस्ट कोफिशिएंट मिलेगा वो हमको बेस्ट फिट के लिए लीड करेगा, विच कैन बी फाउंड बाय मिनिमाइजिंग द रेसिडुअल सम स्क्वायर। जो कि फाउंड कैसे होगा, आरएसएस को मिनिमाइज करके। आरएसएस हमारा क्या होता है, रेसिडुअल सम स्क्वायर्स, और द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ith वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड ith वैल्यू। अब आरएसएस क्या होता है, हमारा आई वन से लेकर एन तक का जो भी पूरा समीशन होगा वो हमारा आरएसएस होगा, जहाँ पे आई ई इक्वल्स टू क्या होगा, वाई आई माइनस। नाउ हाउ टू फाइंड द बेस्ट फिट, बेस्ट फिट कैसे फाइंड आउट करना है हमको, तो वी कैन सॉल्व द क्लोज फॉर्म इक्वेशन ऑफ माई कोफिशिएंट वेक्टर। इस कोफिशिएंट वेक्टर के हम क्लोज फॉर्म को सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट द इनपुट डेटा एंड वाई रिप्रेजेंट द आउटपुट डेटा। एक्स रिप्रेजेंट करेगा इनपुट डेटा को, वाई रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट डेटा को। This method is used for the smaller matrices since inverting a matrix is computationally expensive. अब gradient descent क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन algorithm we can find the minimum of convex function by starting at an arbitrary point and repeatedly take steps in the downward direction, which can be found by taking the negative direction of the gradient. After several iterations we will eventually converge to the minimum. In our case, the minimum corresponds to the coefficients with the minimum error or the best line of fit. The learning rate alpha determines the size of the steps we taken in the downward direction. And here is the formula for the gradient descent algorithm in two dimension. इसको हमको तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा कन्वर्जेंस नहीं आ जाता। फॉर द नॉन कन्वेक्स फंक्शन, अब नॉन कन्वेक्स फंक्शन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट नो लॉन्गर guarantees an optimal solution since there may be local minimas. Instead, we should run the algorithm from the different starting points and use the best local minima we find for the solution. A stochastic gradient descent, instead of taking a step after sampling the entire training set, we take a small batch of training data at a random to determine our text step computationally more efficient and may lead to faster convergence. Okay. नाउ अब हमारी आती है राइट एन एल्गोरिथम टू क्रिएट टू क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हमको एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लिखनी है, के मीन क्लस्टरिंग। हम लिखते हैं यहाँ पर के मीन क्लस्टरिंग में क्या होता है, इसी हमारा डेटा सेट ये गिवन है हमको। अब के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है, हमको इसमें क्लस्टर्स फॉर्म करने होते हैं एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी के बेसिस पर, जिसमें हर एक क्लस्टर हर एक दूसरे क्लस्टर से बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले हमको के की वैल्यू इनिशियलाइज होती है, जैसे हमको बोला गया है यहाँ फॉर टू क्लस्टर, इट मीन्स यहाँ पर के की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हमको के नंबर ऑफ के सेंट्रॉइड्स बनाने होते हैं। तो वी रेंडमली सेलेक्ट 2 पॉइंट्स एज इनिशियली हम पॉइंट्स को दो इनिशियल दो पॉइंट्स को इनिशियल सेंट्रॉइड्स हम मान लेंगे रेंडमली किसी को भी उठाकर। फिर असाइन द पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। मम्मी धीरा बोलो।
स्टेप्स इन द के मीन एल्गोरिदम क्या होता है इसमें? सबसे पहले हम के एज ए नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स इक्वल्स टू के। तो हम यहाँ पर के, जितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमको बोला है बनाने के लिए, के की वैल्यूज गिवन है, उतने हम इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल कंट्रॉइड्स रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 पॉइंट करेंगे। फिर जो क्लस्टर पॉइंट्स हमने इनिशियलाइज सेंट्रॉइड किए हैं, तो सेंट्रॉइड हमने बनाए हैं, तो हर एक पॉइंट को उससे हम डिस्टेंस देखेंगे, जो भी नियरेस्ट हो तो वो उस क्लस्टर के सेंट्रॉइड में चला जाएगा, उस एंड्रॉयड के क्लस्टर में चला जाएगा। फिर सारे सेंट्रॉइड को हम रिकम्प्यूट करेंगे, न्यू सेंट्रॉइड बनाएंगे। कैसे? उन क्लस्टर्स का जो भी वैल्यूज है उन सब में उनका मीन लेकर, फिर और उन्हीं से एक वैल्यू होगी जो हमारा न्यू सेंट्रॉइड बनेगी। फिर इसको हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जब तक हमारा जो कन्वर्जेंस ना आ जाए। कन्वर्जेंस इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेंट्रॉइड्स बनते जा रहे हैं हर बार अलग अलग क्लस्टर बनाने पे, वो हमारे जब तक सेम ना आ जाते हैं, हर इटरेशन में सेम नहीं होने लगते, तब तक हमको 2 और 3 स्टेप्स को रिपीट करते रहना है। एल्गोरिथम की स्टेप यही होती है, चीज के चूज के इक्वल टू 2, since we need 2 clusters, 2 centroid initialize करेंगे जो randomly होंगे, assign each data point to the nearest centroid and recalculate the centroid based on the points in each cluster, repeat the process until the centroid stop changing। ये सारी मैंने चीज़ समझा दी है। हमारा इनिशियल डेटा यहाँ पर है, तो हमने 2 सेंट्रॉइड को चूज करा है, जैसे 2 और 20 को। तो हमारा क्लस्टर कैसे फॉर्म होगा? इनिशियल सेंट्रॉइड फॉर क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2 के लिए हमको ये दो सेंट्रॉइड हो गए। अब उसके बाद हमको सारे पॉइंट्स को नियरेस्ट देखना है कि वो कौन से सेंट्रोइड से नियरेस्ट है। तो हमने 22 को 44 को क्लस्टर 1 असाइन किया है, 44 को क्लस्टर 1 असाइन किया है, और फॉर 10 के लिए हमने 2 असाइन किया है, 12 के लिए हमने 2 असाइन किया है, 22 के लिए हमने क्लस्टर 1 असाइन किया है, 20 के लिए हमने 2 क्लस्टर असाइन किया है, 30 के लिए हमने 2 क्लस्टर असाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने असाइन करने के बाद हमारे क्लस्टर आए। फिर हमारे क्लस्टर 1 में 2, 4, 10 और 2, ये हमारा क्लस्टर 1 के एलिमेंट्स हमने आए हैं। क्लस्टर 2 के आए हैं 10, 12, 30 एंड 11, 25। अब हमको रिकम्प्यूट करना है क्लस्टर। इन इन चारों का मीन निकाल कर हम एक सेंट्रॉइड निकालेंगे नया, एंड इन पांचों का मीन निकाल के हम दूसरा सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो जो कि निकल के आता है 4.5 एंड 19.6। ये हमारा सेकेंड राउंड के सेंट्रॉइड्स हो गए हैं। न्यू सेंट्रॉइड जनरेट करेंगे, हमारे जो आए हैं 4.5 और 19.6, इनको हम नियरेस्ट सेंट्रॉइड से असाइन करेंगे। तो हमारे पास इसका सब कैलकुलेट, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है मॉड्यूलस के साथ, ताकि हमारी नेगेटिव वैल्यू ना आए। अब इसके बाद हमारा क्लस्टर जो बनेगा वो 2, 4, 10, 2, 2, 11 बनेगा, और सेकंड क्लस्टर ये बनेगा 12, 20, 30, 25। अब हमारे इसके वापस से हम उसके मीन निकाल के 5.9 21.75 हमारे न्यू सेंट्रॉइड आए। अब ये आने के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा जो क्लस्टर बनेंगे वो 2, 4, 10, 2, 11 और 20, 30। फिर वापस से हम कंप्यूट करेंगे तो 5.8 और 25 आया। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंस आ गया है, क्योंकि हमारा 5.8 और 25 21.75 था यहाँ पर, और यहाँ पर 21 आ गया है, 25 आया है। तो एक कन्वर्जेंस हमारा आ चुका है, और ये भी लगभग थोड़ा सा पास में ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये आ जाता है 5.8 एंड 25। तो ये हमारी क्लस्टरिंग प्रोसेस हुई, जिसमें हमने के मीन एल्गोरिदम को यूज़ किया है। अब हमारे पास एक क्लस्टरिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे क्लेमिंग क्लस्टरिंग हो गया, और के मीडियोड, के मोड क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्स आते हैं, और के मीन क्लस्टरिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग में डिफरेंस क्या होते हैं ये आता है। एल्गोरिदम की टाइप क्या होती है, ये डेटा को के टाइप क्लस्टर्स में डायरेक्टली पार्टीशन कर देती है। तो ये एक पार्टीशनल बेसिस क्लस्टरिंग हुई। हायरार्की की क्लस्टरिंग क्या होता है, जो एक नेस्टेड हायरार्की और क्लस्टर की बनाती है। तो ये एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग हुई, मतलब हायरार्की के बेसिस पे हुई। इनपुट पैरामीटर क्या होते हैं इसमें? इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स
हमको रिक्वायर्ड होता है, वैल्यू ऑफ के हमको इनपुट डालनी होती है, और इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर फॉर क्लस्टर के लिए बिफोर हैंड हम रिक्वायर नहीं होता है। क्लस्टर का शेप होता है सर्कुलर और एलिप्टिकल, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, और इसमें कोई अजम्पशन नहीं होता है क्लस्टर की शेप का, और ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को भी हैंडल कर सकता है। स्केलेबिलिटी इसमें ये होती है कि इसमें लार्ज डेटा सेट्स को अच्छे से हम कंप्यूट कर सकते हैं और इफ़िशिएंटली कर सकते हैं। ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए अच्छे से स्केलिंग नहीं हो सकती इसमें, और इसका जो कंप्यूटेशनल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस करने होते हैं। नाउ क्लस्टर मेंबरशिप क्या होती है? डेटा पॉइंट बिलोंग एग्जैक्टली वन क्लस्टर। इसमें हर एक डेटा पॉइंट, जो कोई सा भी डेटा पॉइंट हम ले लेते हैं, वो एग्जैक्टली वन क्लस्टर से बिलोंग करता है, और इस हायरार्किकल लेवल्स में मल्टीपल क्लस्टर से भी कोई हायरार्किकल लेवल बिलोंग कर सकता है। एल्गोरिथम का टाइप क्या होता है? ये इटरेटिव होती है, एडजस्ट सेंट्रोइड्स इटरेटिवली टू मिनिमाइज विद इन द क्लस्टर वेरिएंस, और एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव होती है हमारी हायरार्किकल क्लस्टरिंग। मर्जेस एंड स्प्रेड्स क्लस्टर बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी के बेस पर क्लस्टर को मर्ज करती है, स्प्रेड करती है। डिस्टेंस मेट्रिक क्या होता है? टिपिकली यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस, फ्लेक्सिबल कैन यूज डिफरेंट मेट्रिक्स लाइक यूक्लिडियन, मैनहट्टन एसेट्रा। यहाँ पर हम